वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाती कविता की व्याख्या के बारे में और देखेंगे पाती कविता की व्याख्या हम किस प्रकार से करते हैं, इसका भावार्थ पूछता है, प्रसंग और उसके बाद में संदर्भ वगैरह किस प्रकार से हमको लिखना होता है। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले आद्या प्रसाद मिश्रा की उन्मत्त की जो 4 कविताएं और है उनकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है, वो आप सभी लोगों ने देखा। अब ये इनकी लास्ट कविता थी पाती, और पाती के बारे में आज की वीडियो में हम व्याख्या करेंगे। पाती थोड़ी लंबी कविता है, चूँकि यह लंबी है इसलिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। जैसा कि आपको पता होगा, मैं जो है डेली 1 बजे लाइव आता था हिंदी साहित्य की क्लास लेकर के थर्ड ईयर वालों की, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए लाइव क्लास नहीं आ पाई। इसलिए मैं जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो है आप लोग आसानी से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ओके। आद्या प्रसाद मिश्रा जी की 4 कविताएं और थी जो कि आपने देख लिया। जैसे कि उसमें हमने डगर माई की कविता की व्याख्या देख ली है। साथ ही साथ हमने और भी कविताएं आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित हैं, आज उदेवारी आ, उसकी भी हमने देख ली है। साथ ही साथ हमने गर्मी आई कविता की व्याख्या देख ली है। तनी झूम के बरस इस कविता की भी व्याख्या देख ली है। अब आज की वीडियो में जो गर्मी आई कविता है इसकी व्याख्या हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि एक एक शब्दों को अलग अलग करके हम अपनी भाषा में उसको समझेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अवधि सम्राट हैं ये, और गज़ल के प्रवर्तक माने जाते हैं आद्या प्रसाद मिश्रा उर्मत जी। ओके। तो आद्या प्रसाद मिश्रा उर्मत जी का जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 2006 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनकी पाती जो कविता है यह एक प्रकार से बहुत प्रचलित कविता मानी जाती है, सुविख्यात कविता है। और ये जो है गजल विधा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी। साथ ही साथ ये जो है गीतकार भी रहे हैं अपने ज़माने के। तो कुल मिलाकर के बड़े ही फेमस रचनाकार आपके सामने प्रस्तुत हैं आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी। और भी आपने पहले भी जाना होगा इनके बारे में हमारे मुखार बिंदु से, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा जानेंगे क्योंकि आज इनकी कविता जो सबसे महत्वपूर्ण है, फेमस है, पाती कविता। और पाती कविता में जो है एक फौजी के बारे में बताया गया है। इन पंक्तियों में एक ग्रामीण महिला होती है, वह अपने पति, फौजी जो होता है उसका पति बाहर होता है, बॉर्डर पर होता है, बीएसएफ का जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और वहाँ पर जो है वो तैनात है। और उस समय जो है युद्ध का माहौल भी छिड़ा हुआ है। तो इस समय जो है वो पत्र लिखती है अपने पतिदेव के पास कि जो है क्या क्या चीज़ें घर पर जो है कमी है, कैसा हाल चाल है घर का। इस हाल चाल को जो है एक पत्र के माध्यम से वह भेजती है। और इसी जो है घटना का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं हमारे आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी, बड़े ही मार्मिकता के साथ, सटीकता के साथ, सहजता के साथ, अवधि भाषा में। और बहुत ही, अगर इन पंक्तियों को आप देखेंगे तो पत्र लेखन की पुरानी शैली का हमको पता चलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण इनके जो है इन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं इनके विशेष में ये सारी चीज़ें कि इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं ग्रामीण संस्कृति को मुखरित किया गया है। साथ ही साथ एक पत्नी परदेसी पति के प्रति अपने मन में किस प्रकार का भाव रखती है, यहाँ पर उसी चीज़ का वर्णन किया जाएगा अभी कविताओं में। ओके। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे, और जो चीज़ें जानेंगे, मतलब जो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कविता के अंतर्गत होंगी, वो लगभग कुछ ना कुछ आद्या प्रसाद मिश्रा जी के कुछ अपने अपने ना कुछ उनके भी विचार होंगे। अर्थात जो ये पत्री, मतलब जो कविता लिख रही स्त्री, ये कहीं ना कहीं पे इनका कितना विचार है देश के प्रति, जो है आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी का विचार है। ठीक। तो यह बात भी आप जो है नकार नहीं सकते। इस बात को कहीं ना कहीं पे आपको कोटेशन में देना पड़ेगा, मान लीन आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं कि हाँ, जो इस कविता में, पाती कविता में जो स्त्री है, कहीं ना कहीं पे उसके विचार आद्या प्रसाद मिश्रा जी से मिलते हैं देशभक्ति के मामले में। इसलिए वह अपने नायिका, जो नायिका है इसकी, इस कविता की जो नायिका है, उस नायिका से कहलवाते हैं सारी बातें अपने पति से कि कोई भी कंडीशन हो जाए, घर पत मतलब कि भले ही मैं क्यों आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत आपको याद करती हूँ, लेकिन आप घर पे मत आइएगा क्योंकि इस समय देश खतरे में है, देश का क्या है, संकट में है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं आना है। तो इस प्रकार का पूरा सिनेरियो आपके यहाँ पे प्रस्तुत होगा, तमाम प्रकार की बातें बीच बीच में होगी। अभी हम देखते हैं कविताओं के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पाती कविता। पाती मतलब होता है, सबसे पहले जानिए, पाती का मतलब होता है पत्र। ठीक। पाती का मतलब क्या होता है? पत्र। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्तियों को देखेंगे, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा आज की वीडियो में, मैं भी बता रहा हूँ। ओके। एक मिनट रुकिएगा। चले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्तियाँ, चलिए पहली पंक्तियों की ओर हम बढ़ते हैं। ओके। हाँ, पहली पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं।
श्रीपत्री लिखा यहाँ से जेठू रामलाल ननघट्टू कै गुट्टू कै अब्दुल बेहना गंगा पासी चनिका कहार झिर कुट्टू कै सब जन के पहुँचे राम राम तोहरी माई के आशीर्वाद छटकौना दादा कहे लाग बड़कौआ करे दिन भर याद। अब इसका मतलब समझो। एक जो पत्नी है श्रीपत्री लिखा यहाँ से जेठू रामलाल ननघुट्टू कै अब्दुल बेहना गंगा पासी चनिका कहार झिर कुट्टू कै। मतलब इसका यह है, अगर इसमें आपको संदर्भ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां समकालीन अवधि काव्य धारा के उन नायकों में से एक सुप्रसिद्ध अवधि गीतकार या फिर गीतकार लिख सकते हैं, गजल विधा के प्रवर्तक कविवर आद्या प्रसाद मिश्र, और आप जो है कामा में लिखेंगे उन्मत्त जी की सुविख्यात कविता पाती से ली गई है या फिर उद्धृत है। ओके। प्रसंग में आप लिख सकते हैं, जैसे प्रसंग कई तरीके का होता है, जैसे अभी 4 लाइन की व्याख्या पूछ लेगा तो इसका प्रसंग थोड़ा अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से किस प्रसंग से किस बारे में बात की जा रही है वो होता है प्रसंग। तो आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्रामीण महिला है, वो अपने जो है पति फौजी जो उसका प्रदेश में रह रहा है, मतलब बॉर्डर पर है, उसके लिए पत्र लिखती है और कहती है। आगे व्याख्या में आप बता सकते हैं कि आप शुरुआत में व्याख्या में ऐसे नहीं लिखेंगे कि श्रीपत्री यहाँ लिखा से जेठू, तो आप बताएंगे कि सीमा पर शत्रुओं के रक्षा के लिए डटे हुए सैनिक की पत्नी अपने पति को जो है पत्र लिखते हुए कहती है। अब ये लाइन आप टाइटल में लिखेंगे शुरुआत में। ओके। उसके बाद में आप जो है यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे कि जो यहाँ से चीज़ें हैं। श्रीपत्री लिखा यहाँ से जेठू रामलाल ननघुट्टू कै, अर्थात जो पत्नी है उसकी सैनिक की, वह एक पत्र लिखती है और पत्र में के माध्यम से क्या कहती है कि जेठू रामलाल ननघुट्टू अब्दुल बेहना गंगा पासी, मतलब अब्दुल बेहना समझ रहे हैं? अब्दुल बेहना जो है, बेहना जो होती, बेहना मतलब होता है मुसलमानों में एक प्रजाति होती है बेहना, ठीक। तो बेहना का मतलब होता है मुसलमानों की एक उपजाति होती है, उसी को हम बेहना कहते हैं। तो ये सब जो है जेठू रामलाल ननघुट्टू अब्दुल बेहना गंगा पासी चनिका कहार और झिरकुट्टू, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब कह रहे हैं कि भैया का हमरो जो है प्रणाम भेज दो। तो यहाँ से जो है सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रणाम भेज दीजिए। किसके मतलब फौजी जी के पास हमारा प्रणाम भेज दीजिए। कौन कौन कह रहा है? रामलाल कह रहे हैं, जेठू ननघुट्टू अब्दुल बेहना गंगा पासी चनिका कहार झिरकुट्टू, ये सब कह रहे हैं कि हमारे जो है फौजी भैया को राम राम भेज देना। आगे सब जन के पहुँचे राम राम, मतलब इन सभी का जो है राम राम पहुँच जाए, मतलब प्रणाम पहुँच जाए। तोहरी माई के आशीर्वाद, और माता जी तुम्हारे लिए आशीर्वाद जो है यहाँ से भेज रही हैं, वो भी मैं अपने पत्र में जो है अंकित कर रही। तो पत्नी जो है लिख रही पत्र में कि सब जन के मतलब राम राम है और आपकी माता ने आशीर्वाद दिया है। साथ ही साथ और भी अपने घर का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहती है कि छोटकौना दादा कहाई लाग, क्या छोटकौना दादा कहाई लाग बड़कौआ करे दिन भर याद, मतलब जो छोटा वाला लड़का है आपका वह दादा कहने लगा, मतलब कि बोलने लगा है। अब तो छोटा वाला जो बच्चा है वह बोलने लगा है, मतलब दादा कहने लगा है। आपके पिताजी को दादा कहने लगा, मतलब बोलने लगा। कहने का सही है सारिया है। बड़कौआ करे मतलब बड़कौआ करे दिन भर याद, मतलब जो बड़ा वाला लड़का है वो दिन भर क्या करता है? याद, मतलब होता है याद करना, अर्थात आपको दिन भर क्या कर रहा है? वो दिन भर आपको याद कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई फटाफट से। आगे देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। ओके, आगे देखते हैं। सब यहाँ कुशल मंगल बाटे, पत्नी लिखती है आगे कि सब जो है यहाँ पर सब ठीक ठाक है, मतलब कुशल मंगल बाटे। हम तोहरे कुशल मनाई थे, अर्थात गांव में सब ठीक ठाक है, मतलब सभी लोग ठीक ठाक हैं। बस मैं जो है आपके जो है कुशल मतलब रहने की कामना करती हूँ, अर्थात मैं यह प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप कुशल मंगल रहो और आप ठीक ठाक रहो, यहाँ पर सब ठीक है। तुलसी मैया के चौरा पर सजबाती रोज जलाई थे, मतलब तुलसी माता, चौरा मतलब होता है चबूतरा। तो तुलसी माता, तुलसी का पेड़ जानते हैं? तो तुलसी के पेड़ को जो है हिंदू परंपरा में उनको माता कहा जाता है। तो तुलसी मैया जो है क्या उन पर जल चढ़ाया जाता है। उनकी पत्ती जो होती है बहुत बड़ी औषधि के रूप में कार्य करती है। तो तुलसी मैया के चारों तरफ जो है ईंटे का सीमेंट का चौतरा बना हुआ है। उसी चौतरा पर जो है रोज दीपक जलाती है कौन? उस फौजी की पत्नी, और पत्र लिखते हुए कहती है कि मैं आपके कुशल मंगल की कामना के लिए रोज शाम को मैं एक दिया जलाती हूँ। कहाँ पर? चबूतरे के पास। किस चबूतरे के पास? जहाँ पर तुलसी का पेड़ है, उस चबूतरे के पास। ओके, इतनी बात हो गई। आगे और कहती है कि आगे के मालूम हुए हाल सब जाने गांव घर सुखी है। आगे के और जो है आप जो है सुन लीजिए कि आगे के मालूम हुए हाल
सब जाने गांव घर सुखी है, घेराऊ छुट्टी आई है, तोहरन खातिर सब दुखी है। अर्थात पत्नी कहती है कि जो है मेरे इस पत्र के माध्यम से और समाचार आप आगे का सुनिए कि और गांव घर में क्या क्या चल रहा है। तो गांव भर जो है सब सुखी हैं, गांव वाले सब, घर वाले सभी लोग सुखी हैं। घेराऊ जो है वो छुट्टी लेकर के प्रदेश से गांव में आए हैं, और अब जो है उन्हीं को उनके पास सब लोग मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि का भैया फौजी दादा नहीं आए, फौजी नहीं आए। तो इस प्रकार से क्या है, आगे के मालूम होए हाल, सब जाने गांव घर सुखी है, सब ठीक ठाक है। आप जान लीजिए कि सभी गांव वाले सुखी हैं, घेराऊ छुट्टी पर आए हैं और तोहरन खातिर सब दुखी हैं। मतलब आप ही के लिए सभी लोग दुखी है, पूछते हैं कि फौजी भैया नहीं आए, फौजी भैया नहीं आए। इस प्रकार से लोग पूछते हैं। घेराऊ जो है छुट्टी पर आए हैं गांव में। इतनी बात बोलो क्लियर हुई। आगे देखो, आगे देखो, गैया धनाई गए जगतू कहे। धनाई मतलब होता है, मतलब कि एक प्रकार से गांव में सब चलता है कि गाभिन हो गई है, मतलब जो है एक प्रकार से गर्भवती हो गई है। तो गाय जो है वो क्या हो गई है, गर्भवती हो गई। मतलब गैया धनाई गए जगतू कहे। जगतू एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो गाय है वो क्या हो गई है, गाभिन हो गई। मतलब कि क्या हो गई है वो, मतलब कि एक प्रकार से मैंने बताया आपके पास, ठीक। तो और आगे है कि बड़कई भैंस ललियान है। ललियान मतलब कि एक बच्चा देने वाली है, अर्थात जो बड़की भैंसी है अपनी, वो बच्चा देने वाली है। और गायया जो है मतलब कि वो गर्भवती हो चुकी है, मतलब कि धनाई चुकी है। ठीक, समझ में आई बात। तो जगतू की जो है गाय वो धना चुकी है, मतलब धनाई गए है। और जो बड़कई भैंस है, मतलब जो बड़ी वाली भैंस अपनी है, वो ललियान है। मतलब होता है कि मतलब एक प्रकार से बच्चा देने के लायक हो गई, मतलब बच्चा देने वाली है। 10-12 दिन में बच्चे दे देगी। ओके। बछिया मर गए खुरपका रहा। बछिया मर गए खुरपका। खुरपका जो होती है एक बीमारी का नाम है। खुरपका जो होता है खुर, जैसे जो गाय भैंस होती हैं उनके जो चलने का जो पैरों के नीचे देखते हैं ना, एक जो है पत्थर के आकार का जो है होता है, उसी को खुर कहा जाता है। तो जैसे अपने पैरों में जो है अपनी जो है एड़ी पौली होती नहीं है, तो उसी प्रकार से जो गाय भैंस होती हैं जानवरों में नीचे जो है खुर होता है। तो उसी खुर के मध्य में या बीच में क्या होता है, एक रोग हो जाता है, खुरपका उसी को कहते हैं। तो खुरपका से क्या हो जा रहा है, खुरपका से क्या हुआ है, वो जो बछिया है, बछिया होती है गाय की जो बच्चा, गाय की जो मादा वाली लड़की, मतलब मादा जो होती है गाय की, मतलब गाय की जो बछिया होती है उसी को मादा। जैसे कि एक बछड़ा होता है, एक बछिया होती है, तो बछिया मतलब मादा और बछड़ा मतलब नर। तो जो बछिया है वो मर चुकी है, मर गई है, किस कारण से, खुरपका नामक बीमारी हो गई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ओसर भूरे बियानी है। मतलब जो ओसर मतलब होता है एक जो है एक गाय है। ओसर मतलब कि पहली बार जो है भैंस जो है जब बच्चा देने वाली होती है, फिर बच्चा दे जो पहली बार बच्चा देती है उसी को ओसर कहते हैं। और ओसर जो भूरे मतलब कि भूरी कलर की जो गाय भैंस है, तो ओसर भूरी मतलब जो ओसर भैंस है जो भूरी कलर की है, अर्थात भूरी वाली है, उसने क्या कर दिया है, मतलब बियान है, मतलब होता है कि बच्चा दे चुकी है, मतलब बच्चा दे दिया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ओके। तो ओसर भूरे बियानी है। अब मतलब कहने का आशय ये है कि जब वो पति यहाँ पर रहता था तो बहुत कहता था कि जो है हमको दूध और ये जो है दही का तमाम सारी चीज़ दीजिए, जो है गोरस का मुझको पान करना, इस प्रकार से कहता था। तो इसीलिए सारी बातें लिख रही हैं कि कैसे पठई नाही तो नैनू से दुई मेटी भरी है। मतलब कहती है नैनू से दुई मेटी। नैनू मतलब होता है मक्खन, नैनू मतलब क्या होता है, मक्खन। और पेटी मतलब होता है मटकी। और राब्यू मतलब होता है गीला गुड़। समझ में आई बात। तो देखो राब्यू जो है यहाँ पर देखो, कैसे पठई नाही तो नैनू से दुई मेटी भरी है, तू कहे रहा तोहरिन खातिर राब्यू या गगरी धरी है। मतलब ये यहाँ से पत्नी लिख रही है पत्र में कि हम कैसे आपके पास तक भेजे वो जो है नैनू। नैनू मतलब होता है मक्खन, अर्थात भैंस जो है बच्चा दे चुकी है, अब दूध बहुत मात्रा में हो रहा है, दूध से हम दही बनाते हैं, दही के बाद में दही को मथते हैं, और दही को मथाने से मथने के बाद में मक्खन निकालते हैं, मक्खन के बाद में हम उसको मटकी में रखते हैं, अर्थात दुई मटकी जो है नैनू रखा है। नैनू मतलब होता है मक्खन, तो दो मटकी नैनू जो है रखा है। अब वो आपके लिए है रखा, क्योंकि आप कहा करते थे तू कहे रहा तोहरिन खातिर, अर्थात आप कहा करते थे पहले कि मुझे मक्खन बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने मक्खन जो है आपके लिए 2 मटकी बचा के रखा है। अब कैसे भिजवाऊँ ये मैं सोच रही हूँ। और साथ ही साथ आप कहते थे कि राबी,
राब कहते हैं जब गुड़ जो होता है, जैसे कि गन्ना का रस जब हम लोग निकाल करके लाते हैं, तो गन्ना का रस निकालने के बाद में उस जब गन्ने के रस को हम खूब गरमाते हैं, जब गन्ने के रस को खूब गरमाते हैं तो उसमें जो है वो गन्ने का रस जो होता है गाढ़ा होने लगता है। वो वाष्पीकरण होकर के जितना सारी चीज़ें उसका उड़ना होता है, पानी जो होता है गन्ने के रस में वो सब उड़ जाता है, और एक प्रकार से जब गुड़ बनने की अवस्था में होता है वो गन्ने का रस, उसी को राब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राब। तो वह लिखा है अवधी भाषा में यहाँ पे राब्यू। तो तोहरिन खातिर राब्यू या गगरी धरी है, मतलब एक गगरी भर के राब तुम्हारे लिए जो है हमने बचा कर रखा, और 2 मटकी मक्खन, क्योंकि आप कहा करते थे कि मुझको पसंद है और मैं खाता हूँ इसको, इसलिए हमने आपके लिए इसको बचा लिया है। इतनी बात समझ में आई? बोलो समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। घी दूध खूब उतिरान है, उतिरान मतलब होते खूब ज्यादा है, ठीक। उतिरान मतलब कि बहने लगा है, मतलब अर्थात कहने का आशय बहने लगा है नहीं, जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि घी, घी मतलब समझते हैं घी, घी मतलब होता है घी, ठीक। दूध मतलब समझते हैं मिल्क होता है, मिल्क दूध होता है यानी मिल्क, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो घी और दूध खूब मतलब बहुत ज़्यादा, उतिरान मतलब बहुत मतलब कि एकदम से बहने के कगार पर। अब बहने का मतलब यहाँ पर यह है कि खूब ठीक ठाक मात्रा में घी और दूध जो है पाया जा रहा है। आह तोहरिन याद के रोहित है, अर्थात घी दूध मक्खन राब इन सभी की कोई कमी नहीं, ये सब बहुत अधिक मात्रा में है। बस तोहरिन खातिर रोहित है कि आप होते तो घी खाते, दूध खाते, मक्खन खाते, इसी प्रकार से राब खाते, तमाम प्रकार के नाना भांति की चीज़ें आप जो है खाते। नाना मतलब होता है तमाम प्रकार की चीज़ें आप जो है खाते और आनंद उठाते। लेकिन अब आप यहाँ पे है नहीं, इसीलिए तोहरिन याद, याद मतलब होता है क्या? याद में, अर्थात तुमको याद करके रोहित है मतलब होता है कि मैं रो रही हूँ, अर्थात तुम्हारे याद में मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हूँ? ताकि जो है आप तू कहे रहा कि जो है हमको गुड़ पसंद, गुड़ का राह भी पसंद है, और नैनू पसंद है मतलब मक्खन हमको पसंद है, घी पसंद है, दूध पसंद है, ये सारी चीज़ें हमको पसंद है, इसलिए इस समय है तो तुमको याद, तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आ रही इस कारण से, क्योंकि तुमने कहा था। तो अब जो है अब यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि आप इसको खाने के लिए बोलते थे। आगे देखते हैं। गंजी से दोपहरिया काटी, बिस्तरी कह रही है अपनी बारे में थोड़ी बातें कह रही है कि गंजी से दोपहरिया काटी। अभी गंजी और तिलवा का त्यौहार थोड़ा पहले जो है बीता है, सकट, तो सकट अभी बीती हुई है, तो गंजी जो होती है उससे कह रहे दोपहरिया काटी। दोपहरिया मतलब कि सुबह सुबह का जो खाना है, अर्थात गांव वगैरह में नाश्ता वगैरह का प्रचलन अधिकतर नहीं होता था, अब तो गांव वगैरह में नाश्ता का प्रचलन हो गया है, लेकिन पहले गांव में नाश्ता का प्रचलन नहीं होता था कि चाय वगैरह बनेगी। पहले ये जब इस समय उस ज़माने में जब ये लिख रहे थे कविता, तब चाय वगैरह की जो है चाय ब्रेड और ये सब नहीं चलता था। तो क्या होता था, मतलब चाय चलता था लेकिन अब बनता नहीं था कि सुबह डेली, अब तो डेली जो है चाय कंपलसरी है, हर एक घर में बनता, चाहे खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन चाय जरूर मिलनी चाहिए। तो चाय तो कंपलसरी है, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। तो पहले लोग सुबह उठते थे, जो कुछ होता था वो जो है बनाते थे, बाकी गंजी वगैरह यही सब जो है यही इसी सबसे क्या करते थे लोग, खाते पीते थे। खाना बना तो खाना, नहीं तो गंजी वगैरह भूज देते थे, या गंजी जो है उबाल करके लोग खाते पीते थे। गंजी घुइया आलू इस प्रकार की चीज़ें, ओके, नाश्ते में। तो गंजी से दोपहरिया काटी मतलब दोपहर का भोजन मैं नहीं करती हूँ, गंजी खाती हूँ, और एक जूनी रोटी पोईत है, मतलब कहने का मतलब यह है कि गंजी से जो है हम दोपहरिया काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और एक टाइम जो है खाना खा रहे हैं। समझ में आई बात? कह रही है कि गंजी से दोपहरिया काटी और एक बार में मैं रात में केवल रोटी बनाती हूँ, बाकी जो है तमाम प्रकार की चीज़ें हम खा लेते हैं, जैसे शकरकंद हो गया, गंजी हो गया, ये सारी चीज़ें खा करके मैं अपनी भूख मिटा लेती हूँ, और रात में केवल एक बार रोटी मैं बनाती हूँ और वो खाती हूँ, ठीक। और उसके बाद में कहती है स्त्री, उसके बाद में कहती है कि 10 दिन भवा अय्या, मतलब 10 दिन भवा अय्या के रम बरना का कुकुर काट लिहिस, मतलब 10 दिन ही बीता, अभी मतलब 10 दिन ही पहले की बात है, 10 दिन बीता है कि जब दादी माँ को रामबरन के कुत्ते ने काट लिया है। कहने उसने कहा है कि 10 दिन भवा, भवा अय्या, अय्या मतलब होता है कि मतलब उसकी अम्मा जो है, मतलब अय्या कहते नहीं, अय्या अय्या या फिर अम्मा अम्मा, तो ये अय्या मतलब कहने का मतलब कि अम्मा का। तो 10 दिन के पहले जो है अम्मा को किसने काटा है? रामबरन का एक कुत्ता है, उस रामबरन के कुत्ते ने क्या कर लिया है? काट लिया है। लिहस मतलब होता है मतलब काट लिया है, ओके। तो 10 दिन पहले अभी अम्मा जी को रामबरन ने के कुत्ते ने क्या कर लिया है? काट लिया है। आगे और कहती है स्त्री कि जब ओरहन मतलब वरहन
एक होता है गांव में जब कोई लड़का या गांव का लड़का या फिर किसी चीज़ का जानवर किसी चीज़ की मतलब जैसे मान लेते हैं कोनो गांव में है कि कोई भैंस रखे 4-6। अब किसी की भैंस किसी के खेत में जाकर के चरी बरसीन जो बोई होती है गन्ना वगैरह उन सब का अगर चरने चली जाती है, अगर कूद गई तो शाम को जिसका खेत होता है वो पहुंच जाता है सोंटा लेकर के, या फिर वैसे पहुंचता है वरहन देने के लिए। कहता है कि तुम्हारी भैंस ने तुम्हारी गाय ने हमारे खेत में खाया है। इसी प्रकार से जब किसी का लड़का किसी दूसरे लड़के को मारता है तो उस लड़के के जिसको मारा जाए मतलब जिसका लड़का मारा जाता है उसका पिता या फिर उसकी माता जो है वरहन लेकर के आती है। मतलब वरहन की बताने कि तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को मारा है, कि तुम जो है उससे मतलब उसके बच्चे से मतलब उसके पिता से कहना चाहती है जिसने मारा है लड़के ने, तो कि ताकि वो भी मारा जाए जिसने हमारे बच्चे को मारा है। तो इसी को वरहन कहते हैं, अर्थात कि तुम्हारे लड़के ने क्या कर्तव्य किया है, क्या चीज़ करी है, ये वरहन होता है। तो जब इसके कुत्ते ने जब राम बरन के कुत्ते ने क्या कर लिया, राम बरन के कुकुर जो है अम्मा का काट लिहिस, तो जो पत्नी है वो पत्नी जो है वरहन लेके पहुंची उनके यहाँ। देख रही यहाँ पहुंची राम बरन के यहाँ। अब जब वरहन दे गई ओसी ओकर महतारी डांट लिहिस, तैसे रामबरनक महतारी जो थी, रामबरनक महतारी तुरंत खेदी सोटा लेकर के, कहाँ आ रही हो तुम, मतलब वरहन स्वीकार नहीं कर रही है, मतलब जो बताने गई है कि हाँ हमारे अम्मा जी को तुम्हारे कुत्ते ने काट लिया है, तो वरहन जो है अस्वीकार करके करे जाओ। कैसा वरहन, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने हमने थोड़ी ना काटा है, हमारे बच्चे ने तो थोड़ी ना काटा है, कुत्ते ने काटा, कुत्ते जानवर और इसको कौन रोक पाएगा। तो वही चीज़ तुरंत जो है खेद ली लिखती हैं कि डांट ली, डांट मतलब डांटना होता ना एक प्रकार से, कि डांट दिस हट चल निकल इधर से। तो वही जब वरहन दिए गए ओसी होकर महतारी डांट लिहिस, मतलब रामबरनक महतारी तुरंत डांट लिहिस। आगे देखो भैया क्या कहानी चल रही है, आगे देखो बड़ा मजा आता है इसको सबको पढ़ने में। आगे देखो, आगे है आपका कि सॉरी, लौगहवा के मेढ़े परसों छटकौआ गिरा कांकर गड़िया। क्या, लौगहवा के मेढ़े परसों, लौगहवा का मेढ़ा मतलब एक खेत है लौगहवा, और उसी लौगहवा के जो है के मेढ़े पर क्या हो गया है, उसी लौगहवा के मेढ़े पर क्या हो गया है, लौगहवा के मेढ़े परसों छटकौआ गिरा कांकर गड़िया। मतलब एक छोटका छोटका जो लड़का है वो लौगहवा नाम का जो एक खेत है उसी खेत के मेढ़ से जो है जा रहा था और वहीं पर गिर पड़ा, और उसके जो है क्या हो गया, नाक में क्या धस गया है, कंकड़ धस गया है। ठीक, तो लौगहवा के मेढ़े परसों छटकौआ गिरा कांकर गड़िगा, और मकरी के जाला भरे मुला निकुरा, मतलब निकुरा माँ जन्म दाग परिगा। मतलब उसके नाक में जो है कंकड़ धस गया और घाव तो भर गया, लेकिन जो है उसके नाक में क्या हो गया, जिंदगी भर के लिए क्या बन गया है, एक दाग पड़ गया है। तो ये कह रही है कौन स्त्री कि जो लौगहवा खेत है, मतलब गांव में खेत बताया जाता है कि हाँ ये दक्षिण वाला खेत है, दक्षिण मतलब दक्षिण को दक्षिण कहा जाता है कि दक्षिण वाला खेत, ये उत्तर वाला खेत हुए, ये पूर्व, ये वो है ऊंचे वाला, ये धनखरी खेत हुए, खाले वाला खेत हुए। इस प्रकार से खेत की कैटेगरी लोग गांव में बांट देते हैं। तो वही प्रकार से जो है वो कह रही है स्त्री की जो लौगहवा वाला खेत था उस पे वही खेत देखने में जो छोटका लड़का था वही गया था। अब वहां पे वो मेड़ पर से जा रहा था, मेड़ पतला था, उसी मेड़ से गिरा और खेत में कंकड़ था, वो कंकड़ जो है उसकी नाक में जो है घुस गया। अब निकुरा मतलब नाक माँ, ठीक, मुला मतलब बट मतलब लेकिन, ठीक, जाला मतलब होता है कि मकरी के जाला भरे मुला, मतलब कहने का मतलब इसका मकरी का जाला भरे मुला मतलब कि जो घाव होता है वो भर गया है, मकरी का जाला मतलब कि एक प्रकार से जो घाव होता है वो भर गया है। लेकिन क्या हुआ है, घाव तो भरगा लेकिन जो दाग है वो जन्म भरे मतलब जन्म भरी के परिगा, अर्थात जो घाव है वो मिट गया, मतलब घाव जो है भर गया लेकिन दाग जो है पड़ गया, उसके नाक में कंकड़ घुस गया था। तो यही प्रकार से वो लिखती है कि क्या क्या चीज़ें विपदाएं हैं गांव में और क्या क्या चीज़ें आपके परिवार के साथ हो रहा है, यही सारी चीज़ें पत्र में लिखती है। आगे देखो भैया, आगे देखो, अच्छा लग रहा है बताओ फटाफट, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो फटाफट से लाइक करो। ओके, आगे देखते हैं। 1 मिनट दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, चले आगे देखो भैया। हाँ, आगे देखो, आगे कह रही है कि मर गयन रतन औ सुमारी, मंगर का सरग सिधाई गयन, दुइनो बुढ़वा के तब बनी गए, दुइनो अच्छी गति पाई गयन। जौने बुढ़वा के जोई मरई ओका जो जना नरक परिगा, खटिया पर खोखत परा रहन, घर वालन का झंझट डरिगा। मतलब क्या है एक, मतलब समझो, मतलब यह है, इसके कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जिस स्त्री का या फिर जिस जो है पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो
वह जो है मतलब एक प्रकार से नरक के समान भोगता है। यहाँ पर देखो शुरू से समझो कि मर गयन रतन और सुम्मारी। रतन और सुम्मारी दो बुढ़े थे गांव में। वो बुढ़े मतलब रतन नाम का और सुम्मारी नाम का, तो दो नाम है रतन और सुम्मारी। अब ये दो व्यक्ति जो हैं ये बूढ़े हैं। अब ये बूढ़े क्या हुए, मर गए हैं। ठीक, तो मर गए रतन और सुम्मारी, मतलब मर गयन रतन और सुम्मारी। अब यहाँ पे और अर्थ बहुत निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो सटीक अर्थ है इसका यही है कि मर गयन रतन और सुम्मारी, मतलब रतन नाम का व्यक्ति और सुम्मारी नाम का व्यक्ति जो है वह उनका देहांत होगा, उनके प्राण पखेड़ू उड़ गया है, मर चुका है। मंगर का मतलब और कई दिन कौन दिन मरे है, मंगलवार के दिन मरे है। कौन दिन भैया, मंगलवार के दिन रतन और सुमारी नाम के दो व्यक्ति का हो गए है, मर गए है, मतलब सड़क सिधाए गए हैं, मतलब स्वर्ग को सिधा गए हैं। आगे कह रही है वो, आगे कह रही है कि दोनों बुढ़वन कहे तो बन गए, मतलब कि दोनों बुढ़वे जो है चलते फिरते मर गए, अर्थात दोनों बुढ़वन कहे तो बन गए, दोनों अच्छी गति पाए गए। अर्थात जब बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं जब चलत फिरत में खत्म हो जाए, मतलब अर्थात जैसे कि चल फिर ले रहे हो, मान लीन ऐसे खटिया पे नहीं पड़े हुए हैं और चल फिर रहे हैं बाकायदा से, तो फिर आराम से जो है उनकी ज़िंदगी जो है ठीक ठाक से निकल जाती है। मतलब स्वर्ग कहता है कि हाँ ठीक ठाक से मर गए, अच्छा कर्म किए थे, कुकर्म नहीं किया था इसने, जो इसकी मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति जो बुढ़ा जो व्यक्ति होता है वो जब खटिया पर पड़े पड़े जो है उस पर पड़ा रहता है, खोखत लिखा नीचे, खटिया पर खोखत रहा रहन घर वालन का झंझट तरीका, मतलब जो बुढ़ा जो होता है जो खाट पर पड़ा होता है, ना किसी काम का होता है, कोई कार्य नहीं करता, उसको घर वाले उसके लड़के वड़के देख करके क्या करते हैं, मतलब मुंह फुला लेते हैं और एक प्रकार से हीन भावना से देखते हैं और हमेशा जो है गलत भावना से डांटते हैं, गाली देते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। बुजुर्गों की समस्याएं समाज शास्त्र का एक टॉपिक हो जाता है इसी के तरीके से पढ़ने के लिए, तो समाज शास्त्र में आप बुजुर्गों की समस्याओं को पढ़ते हैं। ठीक, तो बुजुर्गों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वही है कि जब जब बूढ़े व्यक्ति हो जाए तो वो मतलब कि ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि खटिया पर जब तक वो पड़े रहे, अर्थात जब चारपाई पर, ऐसा नहीं कि चारपाई पर एकदम से पड़ जाएं तो मरे तब ठीक है। जो बूढ़े व्यक्ति मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं अगर ठीक ठाक मतलब चलती फिरती अवस्था में देहांत हो जाता है उनका, देहांत मतलब कि उनकी देह का अंत हो जाता है, शरीर का अंत हो जाता है, आत्मा का अंत होता नहीं, चूंकि जो है नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदंती आपो न सोचते मारता, अर्थात आत्मा जो है अजर अमर और अविनाशी है, ना तो इसको तलवार के द्वारा काटा जा सकता, अर्थात कोई अस्त्र शस्त्र जो होता है आत्मा को ना तो काट सकता है, ना मार सकता है, ना वायु जो है इसको सुखा सकती है, ना उड़ा सकती है, ना इसको पानी द्वारा भिगोया जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार से ना तो आग जला सकती है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना तो आग से जलाया जा सकता है। ठीक, और नैन न चैनम क्लेदयंती आपो, ना शोषित मारता, ना तो वायु के द्वारा सुखाया जाता, अर्थात आत्मा जो है अजर अमर है, तो किसी व्यक्ति का देह अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता। समझ में आई बात। तो दोनों बुढ़वे जो है खत्म हो गए। कविता पर आते हैं, कह रही है स्त्री कि दोनों बुढ़वे कह तो बन गए, दोनों अच्छी गति पाए गए, मतलब ठीक ठाक स्वर्ग सिधार गए, अच्छी गति का मर गए, मतलब ठीक ठाक अवस्था में मर गए, ऐसा नहीं था कि खटिया पर पड़े थे। जो उन्हें बुढ़वा के जोई मरे ओ का, जोई मतलब होता है पत्नी, अर्थात उस जो दोनों बुढ़े मरे रतन और सुमारी, रतन और सुमारी की जो दोनों पत्नियां थी दोनों की, यानी बुढ़िया जो थी दोनों की, मतलब रतन की पत्नी और सुमारी की पत्नी, इन दोनों की पत्नी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जब इन दोनों की पत्नी पहले ही मर चुकी थी तो इसके बाद में तो यहीं पर आगे कभी कहता है आद्या प्रसाद मिश्रा जी उन्मत जी कहते हैं कि जौने बुढ़वा के जोई मरे, मतलब जिस बूढ़े की या फिर जिस व्यक्ति की, अर्थात चाहे पत्नी मर जाए और चाहे पति मर जाए, मतलब कोनो स्त्री है उसका पति मर जाता है तो उसकी जो है स्थिति बहुत बेकार हो जाती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति की स्त्री मर जाती है तो उसकी स्थिति बेकार हो जाती है। मतलब दोनों में से कोई एक जो है, अगर दोनों रहते हैं तब तो ठीक है, दो ही होगी तो दो हो गए तो आपस में कर खा लेंगे, ठीक ठाक से जिंदगी यापन कर लेंगे। लेकिन एक खत्म होगा तो बहुत ज़्यादा जो है नरक भोगने को पड़ता है। आम जीवन में आप देखते भी होंगे गाँव वगैरह में। तो जौने बुढ़वा के जो ही मरे वो का तो जना नरक पड़ेगा, मतलब जिंदे पे उसको नरक हो गया। अर्थात जिस व्यक्ति की, अब ये जो बुढ़े थे रतन सुमारी, इनकी पत्नी पहले जा चुकी थी, पहले मर चुकी थी, अब ये दोनों खत्म हो गए हैं बता रही है, तो इनके ठीक ठाक मामला निपट गया। ये प्रकार से अपने पति के बतावत थी, काहे से खटिया पर खोखत परा रहन, ये सब खटिया पर खोखत खोखत जो है परे रहते, अगर बाद में जिंदा रहते तो खटिया पर एक दिन एक ना दिन चारपाई पर लेटे रहते और हमेशा जो है खांसते रहते, और जब खांसते रहते तो घर वाले जो होते एक प्रकार से दुखी होते, दुखी होने के बाद में गुस्सा आती, उनको गाली देते, तमाम प्रकार की चीजें करते, तो घर वालन का झंझट टरेगा। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ेंगे, बूढ़ी काकी।
साथ ही साथ एक कहानी पढ़ेंगे आप, और जो है दोपहर का सॉरी चीफ की दावत पढ़ेंगे, भीष्म साहनी जी की है चीफ की दावत, सेकंड ईयर में आप पढ़ के आए होंगे। तो उसमें जो है बूढ़ों की क्या अवस्था है देखते होंगे आप, तो ठीक उसी प्रकार की बातों को यहाँ पर उद्धारित करते हुए लिखते हैं। ठीक, आगे देखो। अब यहाँ पर देखते होंगे नीले पेन से जो है मैंने इसको कोड करा है, ये क्यों भैया यहाँ पे ऐसा है, ये जो है 2020 में यह पूछा गया था। अब 2020 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया था जो यहाँ पर कोड करके हमने लिखा है। ओके, देखें कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि पिछुआरे नर्दा के तीरे बड़कौआ पपीता फरे लाग, घूरे के कोहड़ा फूल रहा का करी करे जा बरे लाग, चारिउ कहती तोहरत सूरत डोलिन जौनी मुँह जाई थे, आपन मन कैसो मारी मार लड़कन का माजियो बिसराइत है। मतलब कहने का ये है कि पिछुआरे वाला जो नर्दा के तीर पे, मतलब कि नाली के पास में, तीरे मतलब होता है जैसे नदी और समुद्र का तीर होता है, ठीक, घाट उसी का होता है, तीर उसी का होता है, लेकिन जो नाली है, नाली के बगल के जो है जमीन पर एक पपीता का पेड़ लगा हुआ था, तो उसमें 2 3 4 पपीते लगे हैं नाली के पास में, उस स्त्री के मतलब इस फौजी के घर के पास। तो जो उनमें से जो बड़ा वाला पपीता का पेड़ था वही जो है क्या हो गया, उसमें वृक्ष लग गए हैं, मतलब सॉरी उसमें फल लग गए हैं, मतलब पिछवाड़े नर्दा के तीरे जो बड़कवा पपीता रहा वो क्या हो गया, मतलब पपीते का जो बड़ा वृक्ष था उसमें फरई लाग, फरई लाग मतलब होता है फल लगने लगा, ठीक है, मतलब फरई लाग कहते हैं ना कि इसमें जो है आम फरई लाग बोर लगने लगा, तो वही होता है कि जो बड़कौआ पपीता है वो फरई लाग। समझ में आ रही ना सारी बातें। चलो आगे देखते हैं। घूरे के कोहड़ा फूल रहा। अब गांव वगैरह में आप देखते होंगे पपीता का पेड़ तो पहले नाली के पास तो अक्सर जाम ही आता, सबके घर में अधिकतर जाम आता है, साथ ही से मतलब जहाँ झाल झंखाड़ी होती है वहां पर पपीता का पेड़ वैसे जम जाता है। अब आगे बात आती है, अब आगे बात आती है घूर की। अब घूरे पर अक्सर जो है घूर पर और छप्पड़ पर, तो घूरे पर और छपरा पर अधिकतर क्या होता है गांव में, कद्दू का वृक्ष जो है वो बो देते हैं लोग या फिर खुद ही जम जाता है। दो प्रकार से चीजें, कद्दू या फिर लौकी, इस प्रकार से उनके जो है छपड़े पर या फिर कहीं पर जो जहाँ पर ईंटा वगैरह गांजा होता है मतलब रखा होता है, वहीं पर क्या हो जाता है कद्दू का वृक्ष हो जाता है, उसमें जो है फूल लगने लगता है। तो कद्दू का फूल पीला पीला होता है, देखने में अच्छा लगता है, और जब कद्दू फरता है मतलब तो वो जब घर का कद्दू तोड़ करके जब महिलाएं सब्जी बनाती बहुत जो है खुशी होकर के बनाती हैं। तो वही ये बात यहाँ पर आद्या प्रसाद मिश्रा जी उन्मत्त जी कह रहे हैं, और किसके माध्यम से, पत्नी जी के माध्यम से पति के पास संदेशे में चिट्ठी में लिख रही है कि पिछुआ मतलब घूरे के कोहड़ा फूल रहा, मतलब जो घूर, क्या घूर किसको कहते हैं, जहां पर गाय भैंसों का गोबर फेंका जाता है उसी को घूर कहते हैं, ठीक। तो उसी घूर पर जो है कोहड़ा मतलब कद्दू का वृक्ष है उसमें फूल लगने लगा, मतलब कि फल देने की अवस्था में वो अभी है, तो घूरे के कोहड़ा फूल रहा का करी करे जब बड़े लाग। मतलब अब तुमको एक प्रकार से यहाँ पर सार यह है कि जो पति फौजी है वो उसको कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए यहाँ पर ये बात जैसे कद्दू को देखती है स्त्री तो तुरंत उसको याद आता है कि हाँ मेरे पति देव को जो है कद्दू की सब्जी अच्छी लगती थी, इसलिए वह इस बात को लिखती है। चलिए दोस्तों, चले। तो हमने बताया पिछवाड़े नर्दा के तीरे बड़कवा पपीता फरे लाग, और घूरे के कोहड़ा फूल रहा का करी करेजा बरे लाग। तो ये सारी चीज हमने बता दी कि मतलब उसको कद्दू की सब्जी अच्छी लगती थी, इसलिए हुआ क्या, तो वो इस पत्र में लिख रही कि हाँ वो कद्दू का जो है जो वृक्ष था जो हम लोगों ने बैठाया था उसमें फूल लगने लगा है, इस प्रकार से बताती है, पत्र में लिखती है। और आगे लिखती है कि चारिउ कहती तोहरिन सूरत डोले जौनी मुँह जाई थे, मतलब जिस तरफ मैं जाती हूँ तो चारों तरफ जो है आपकी सूरत जो है हमको नजर आती है। मतलब जैसे कहते हैं नहीं कि जो है जिधर जाते, गाना वाना आप लोगों ने सुना होगा कि जोने तरफ जा रहे हैं उसी तरफ जो है तुम्हारी सूरत नजर आती है, ठीक। तो अस मतलब कि जो है आपन जो है चारिउ कहती तोहरिन सूरत डोली, मतलब डोले जौनी मुँह जाई थे, मतलब जिस तरफ, जौनी मुँह मतलब होता है जौनी तरफ, जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ किसकी सूरत, तोहरिन सूरत, मतलब जिस तरफ हम डोली थे मतलब जाई थे, जिस तरफ मैं जा रही हूँ उस तरफ तुम्हारी ही सूरत चारों तरफ जो है आती है। और क्यों आती है, अब जब आती है आपकी सूरत सामने आती है, मतलब किसी को देखती हूँ तो आप जो है आपका चेहरा सामने तुरंत प्रदर्शित हो जाता है। आपन मन कैसो मारी मान मतलब लड़कन माँ जीव बिसराई थे, मतलब अपने मन का हम किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से मार लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है जब किसी प्रियतम को किसी प्रेम मतलब किसी प्रेमिका को प्रेमी की जब अपने याद आती है तो
क्या आप किसी प्रकार से मान लेते हैं याद आती किसी चीज की, तो अब उसको भाई तो किसी तरीके से आप अपने आप को तो संभालेंगे ही। तो अपने आप को किसी तरीके से वो स्त्री क्या करती है, कहती है कि मैं अपने आप को संभालती हूँ, और संभालने के बाद में मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, और बच्चों को देखने के बाद में उन्हीं में जो है अपने मन को लगा देती हूँ, और इसी प्रकार से उनका ख्याल रखती हूँ। ये बात जो है जो है पत्री में मतलब पत्र में लिखती है कौन, स्त्री। तो ये आपसे पूछा गया था। आगे मतलब यही 4 लाइन पूछी गई थी। 4 लाइन कौन सी पूछी गई थी आपकी, जो हमने आपको अभी भी बता दी कि जो है क्या बताया हमने? हमने बताया कि पिछवाड़े नरदा की तेरी, बड़कवा पपीता फरे लाग, घोरे के कोहड़ा फूल रहा काकरी करेजा भरे लाग। और चारू कहती तोहरे सूरत डोले जौनी मुजाइत है आपन मन, कैसो मार मार लड़कन मा जो बिसराइत है। इस प्रकार से जब आपकी याद आती तो मैं लड़कों में अपना जो है जी बिसराती हूँ, मतलब उसी में जो है लड़कों के पास चली जाती हूँ। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे अब देखते हैं कि अस भया बेदर्दी तोहरे चरणन की माटी का तरस गए। मतलब बेदर्दी मतलब होता है कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा जो है विरह वेदना के बाण इसको चोभित कर रहे हैं। कह रही है जो है स्त्री कि कह रही है कि मैं आपके चरणों की जो पवित्र रज मतलब होता है धूल, मतलब धूल, ठीक। तो अस भया बेदर्दी तोहरे चरण की माटी का तरस गए, मतलब इस प्रकार से आप बेदर्दी हो गए, मतलब कि आप दूर हैं हमसे, और हमारा और आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। मतलब ना तो हम आपको देख रहे हैं ना आप हमको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि आपकी मिट्टी जो आपके मतलब मैंने उस मिट्टी को नहीं देखा जो मिट्टी आपको चरणों के नीचे जो होकर के जाती थी। अर्थात जो स्त्रियां होती गांव में वो अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखती हैं, और पति परमेश्वर की ये भावना ग्रामीण परिवेश में चलती है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि आपके जो चरण की धूल है या रज है, उससे मैं अभी तक जो है नहीं पा पाई हूँ, बहुत दिन हो गए। ठीक, उसके बाद में दर्शन का के मतलब दर्शन का मतलब का के पूछे तोहरी चिट्ठी पाती तरस गए। मतलब दर्शन का मतलब कि तुमको देखे हुए तो छोड़ दो, मतलब कि देखना कि हम तुमने हमको तुमको देखा कि नहीं देखा। मैंने आपको देखा भी नहीं, देखने की चलो बात ही छोड़ देते हैं। एको चिट्ठी भी आपकी नहीं आई कि एक आध चिट्ठी आप भेज दिए होते, कि चिट्ठी हम तक पहुंच जाती, और आपके संदेश से मुझ तक और मेरे संदेश से आप तक। एक चिट्ठी अब जो है फौजी वाले में देखा होगा, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, चिट्ठी आती सुनील सट्टी वगैरह की, उसमें देखते नहीं कि एक रात के बाद में सुनील सट्टी चली जाती। तो कुछ वही सीन है इसमें। ठीक, समझ लीजिए कि सुनील शेट्टी की शादी हो जाती है, और उसके बाद में सुनील शेट्टी जो है चले जाते हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो सुनील शेट्टी की जी की पत्नी है, वो यहाँ से जो है पत्र लिख रही हैं। अब इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हैं। आगे देखते हैं। आगे बड़ी ही जो है, अब भैया देखो आद्या प्रसाद मिश्रा जी कहाँ कहाँ से कल्पना करके ये बातें लिख रहे हैं। ठीक, देखो आगे लिखते हैं। तो दर्शन मतलब कि आपको देखने की क्या बात है, चिट्ठी पाती मतलब एक ठो चिट्ठो चिट्ठी नहीं लिख पाए आप अभी तक। आगे देखते हैं, मतलब उसको भी हम तरस गए हैं। आगे और देखो, एक मिनट, हाँ। आगे कहती है पत्नी पत्र में के माध्यम से, कहती है कि झूठा इतना सब कहत रहा, जीते जीव अस बिसराय दिया। मतलब जब पति घर पे था, अरे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो मतलब कि तुमको हम कभी छोड़ के अलग नहीं जाएंगे। इस प्रकार से कह रही है कि झूठा इतना सब कहत रहा, जीते जीव अस बिसराय दिया, मतलब इस प्रकार से अलग हो गए, कहते थे कि मैं अलग नहीं होऊंगा। लड़कन कई मया ना बात तोहरे, मतलब मया मतलब होता है मोह, अर्थात लड़कन मतलब लड़कन मतलब होता है लड़कों, लड़कों की मोह प्रेम आपके मन से जो है लगता है खत्म हो गई है। आपन खबरियों तक ना ही दिया, मतलब चलो ठीक है लड़किन के मुंह ना ही रह गए, लेकिन मतलब या फिर हमें ना याद करो, झूठे कहा रहा कि आप लड़किन का बहुत प्यार करी थे, या फिर हम मुझको आप हमको बहुत प्यार करते हैं। तो इन सभी को छोड़ दीजिए मालिन। झूठा इतना सब कहत रहा कि जीतो जीवस बिसराय दिया। आप झूठ ही बोलते थे पहले कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ, लेकिन आज का दिन ऐसा है, आपने जीते जी हमको क्या कर दिया, अलग कर दिया, बिसरा दिया है। लड़किन के मया न बा तोहरे, मतलब लड़किन के प्रति आपकी थोड़ी भी मोह नहीं बची है। और साथ ही साथ आपन खबरियों तक ना ही दिया, मतलब अपनी भी कुछ खबर नहीं दी, चिट्ठी पाती कुछ नहीं लिखी। आगे कहती है पत्नी पत्र के माध्यम से कि मूल मूल हड़बड़ाई के भाग्या जिन, नाही तो तुहका दोख आहे, दसवा की खातिर लड़त आहा, इतना ही हमका संतोख है। कह रही इतनी सब तो मेरी जो है व्यथाएं हैं, दशा है, ये सब मैं किसी तरीके से काट लूंगी। अब यहाँ से देखें, यहाँ से देखिए, अभी तक तो यह आपको लग रहा था कि स्त्री बहुत ज्यादा व्याकुल है अपने पति को पाने के लिए, और किसी भी दशा में वह अपने पति को अपने पास देखना चाहती है और अपने यहाँ पर घर पे बुलाना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है मुद्दा तुरंत पलट दिया आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी ने। अब यहाँ पे मूल मूल मतलब लेकिन, इतनी बात जितनी ऊपर तक बात है ये तो सब लिख रही है कि हाँ ठीक है,
ये सब चीज़ ठीक-ठाक है कि हाँ, इतना याद मुझको आती है, लड़कों को ये हो गया है, किसी के नाक में दाग पड़ गया है, तमाम सारी चीज़ें बता दी जो हमने अभी आपको बताई। अब लेकिन इस समय युद्ध जो है चल रहा है और देश अपना क्या है, देश संकट में है। तो इसी बात को मुद्दे मतलब इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए लिखती है कि मूल हड़बड़ाए के भाग्य जिन, नाही तो तोहका दुःख आहे, देशवा की खातिर लड़त आहा, इतने में हमका संतोष है। कह रही है कि मुला, मुला मतलब आप जो है जाएँगे तो मुला मतलब होता है लेकिन, बट हड़बड़ाए के मतलब होता है कि अब जो है आप ये मत सोचिएगा कि हाँ, लड़के हमारे और मैं बहुत परेशान हूँ। जो है कद्दू में फूल आ गया है और उसके बाद में नैनू से 2 मटकी भरी मतलब मक्खन से 2 मटकी भरी है, घी घर पर हो रहा है, दूध हो रहा है, मतलब घर पे तमाम प्रकार की सुख-सुविधा विद्यमान है और मैं यहाँ जंगल में या फिर बॉर्डर पर जो है कष्ट सह रहा हूँ। तो इसको सब जो है यहाँ के सुख को या फिर घर पे कितना परेशान हम लोग हैं, ये सब आप भूल जाइए। अब इस सब से हड़बड़ा करके आप वहाँ से छोड़ कर के फ़ौज तुरंत मेरे मतलब अपने घर पर भाग के मत आइएगा, चूँकि मैं इसीलिए खुश हूँ, देशवा की खातिर लड़त हा और इतने में हमका संतोष है। मतलब इतने में हमको संतोष है कि मतलब मैं संतोष हो गई मतलब ठीक-ठाक है, मैं जो है एडजस्ट कर लूँगी। आप देश की खातिर लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को भूल रही हूँ, अपने विरह वर्णन को मैं ख़त्म कर रही हूँ मतलब कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं जिस तरीके से जी रही थी अभी तक, उसी तरीके से जी लूँगी। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप देश की खातिर लड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको से कुछ नहीं कह रही हूँ और आप देश की खातिर लड़ते रहिए। अगर आप जो है आज मेरे विरह अवस्था को ख़त्म करने के लिए वहाँ से चले आ रहे हैं, फ़ौज छोड़ कर के यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो दोख होगा, दोख मतलब तुमका दोख यह है। दोख यह है मतलब गाँव वगैरह में कहते हैं कि ये दोष दोष जिसको कहते हैं दोष, तो उसी को दोष जैसे ये संस्कृत का शब्द जो होता है दोष मतलब होता है पाप एक प्रकार से, कि पाप लगेगा तुमको। तो उसी दोष को जो है दोख कहा जाता है। सा जो होता है किसमें बदल गया है खा में। ठीक, तो ये तत्सम शब्दावली तद्भव में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखो, आगे बात कह रही है कि देश में बहुत ज़्यादा संकट है और जब देश में संकट है तो आपको वहाँ से नहीं आना चाहिए। ओके, इसी बात को इंगित करते हुए वह और आगे कहती है कि बछड़ी लड़ाई दुश्मन से कुल गली गांव में चर्चा बा, अर्थात जो है उसी समय की बात हमारे ख्याल से जो है ये जब चाहे पाकिस्तान से युद्ध की बात हुई हो या फिर चाइना से, उसी समय की बात है। और क्या है बता रही है कि बछड़ी लड़ाई दुश्मन से कुल गली गांव में चर्चा बा, अर्थात जो है लड़ाई छिड़ी हुई है दुश्मन से मतलब किसी दूसरे देश से जो हमारा दुश्मन है उससे बा छिड़ी लड़ाई दुश्मन से कुल गली गांव में चर्चा बा, अर्थात लड़ाई छिड़ी हुई है दुश्मन से, ये गली गली में चर्चा है मतलब गांव गांव में सभी के मुखार बिंदु से बातें निकल रही हैं कि हाँ जो है युद्ध चल रहा है, फिर यह युद्ध होने वाला है। दसवा दसवा पर अपने विपत्ति परी कुल ठाव ठाव में चर्चा बा, मतलब हर एक चाय समोसा के दुकान पे ये चर्चा हो रही है कि हाँ देश बहुत ज्यादा, जैसे देखते हैं जब कभी कभी कोई बात होती है मोदी जी कोई कानून निकालते हैं या फिर देश में कोई चीजें होती हैं तो चाय वाली दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। अखबार वहां पे एक आता तो वही अखबार दैनिक जागरण या फिर अमर उजाला किसी का आता है तो 4-6 बुढ़े जो होते हैं घर के वो जाते हैं वही चाय दुकान पे बैठते हैं और भी लोग बैठते हैं, युवा लोग भी जाते हैं कुछ बैठते हैं, मतलब जिनको कुछ काम काज नहीं होता जाते हैं चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद में क्या करेंगे, बैठेंगे वहीं पे पेपर पढ़ेंगे। भाई और क्या काम, बुड्ढों को क्या काम रहता है तो जाते हैं चाय पीते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं। अब बैठने के बाद में पेपर पढ़ेंगे और जो है चर्चा करेंगे कि हाँ मोदी जी ने ये सही किया लेकिन कुछ इसमें चीजें गलत करी। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की चर्चा करते हैं तो यही सारी चीजें बता रही है पत्नी कि कुल मतलब जो है जसवा पर अपने विपत परी कुल ठाव ठाव में चर्चा बा, अर्थात हर एक जो है चौराहे पर हर एक गली में हर एक घर के पास मतलब हर एक जगह पर यह चर्चा है कि अपने देश पर संकट आ चुका है, विपत्ति आ चुकी है। ठीक, हमारी आँखी कई माछु आज तोहका लड़कन कई कसम है। अब एक देखो स्त्री कितनी जो है इस भावना से बोलती है जो कि एक विरह अवस्था से गुजर रही है, अपने पति के जो है पति को बहुत दिनों से नहीं देखा है और वो पति फौज में है लेकिन अब इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है देश का। पहले तो अपने विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है, उसके ठीक बाद में वो कहती है कि हमारी आँखी कई माछु आज तोहका लड़कन के कसम है, अपनी माई के दूध और अपने पुरखन की कसम है, अर्थात जो आप जो है पीठ दिखा करके वहां से भागे या फिर हमारे पत्र को सुनने के बाद में आपके अंदर तनिक भी जो है ये प्रकार की भावना आई कि मुझे घर पर जाना चाहिए, छुट्टी लेकर के भाग आना चाहिए, तो उसी दिन जो है हमको आप जीता नहीं देखेंगे। साथ ही साथ हमारी आंखी के माँ छुआ आज मतलब कि हमारी आंखी मतलब होता है कि मतलब हमारा जो है
लज्जा से सर मेरा झुके ना, आप जो है मेरे जो है पति हैं, परमेश्वर हैं, अगर आप वहां से छोड़ करके भाग आएंगे तो हमारी जो है एक प्रकार से जो है लज्जा हो जाएगी समाज में, और हमारा जो है सर नीचा हो जाएगा। मतलब मोच कहते नहीं गाँव वगैरह में कि हमारी मोच जो है, मोच पे ताव देकर के कहते कि मोच जो है गाँव के जो पुरुषों की होती है, हमेशा जो है ऊपर उठाते हैं, और बहुत ज्यादा जो है अगर मोच जिन नीचे हो गई तो मतलब उनका सम्मान एक प्रकार से गिर जाता है। तो वही करिए हमारी आँखी के माँ छुआज तोहका लड़कन के कसम है, अर्थात हमारी जो है हमारी भी ध्यान रखना, ताकि हमारा भी सर गर्व से ऊंचा रह सके समाज में, और लड़कन के कसम है, अर्थात तो ये भी अगर हमारी बात को अगर आपको ख्याल ना रहे कि हमारी जो है लज्जा, हमको लज्जा नहीं दिखाना समाज में, या फिर हमको लज्जित नहीं करवाना है, हमारे सर को अगर ना देखेंगे कि हमारा सर ऊंचा रहे गांव समाज में, तो आप अपने लड़कन की कसम है आपको कि आप लौट कर मत आइएगा, मतलब युद्ध करिएगा, युद्ध के बाद में जीत कर आइएगा। और उसके बाद में कह रही लड़किन के अगर छोड़ दो तो अपनी माई के दूध, मतलब आपके माई जी की, मतलब आपके माता जी के दूध और अपने पुरखन के कसम है, आपके पुरखों की आपको कसम है, और आपके माता के दूध की आपको कसम है, अगर और अब आपके बच्चों की कसम है, और साथ ही साथ हमारे सर की कसम है, या फिर हमारे जो हमारा सर जो है झुके ना, हमारी आंखें नम ना हो किसी चार समाज के बीच में। तो इस प्रकार से बातें कहते हुए वो पत्नी लिखती है पत्र में कि आपको लौट करके नहीं आना है कि जब तक युद्ध समाप्त हो जाए, मतलब बीच में छोड़ करके नहीं आना है, इस समय देश संकट में है। और आगे लिखती है कि आगे जो गोड़ मतलब मतलब बढ़त बाढ़त हम आपन नैया खेल लियब, मतलब किसी प्रकार से हम कोनो तरीके से अपनी जो है नैया खेल, मतलब कि अब जो है हम जिंदगी मतलब या फिर जीवन यापन कर लेंगे, आप जो है उसमें चिंता मत करिएगा, हम आपन नैया खेल, मतलब कि हम किसी तरीके से गुजर बसर कर लेंगे, आप जो है डगमगाइएगा मत। आगे दिखती है कि हम राण होब तो होए दिहा, मतलब एकर कौनो जिन माख किहा, मतलब कि कह रही है कि अगर आप ये सोचे कि मैं जो है अगर मैं, वो पति को कह रही है कि अगर आप जो है अगर आपको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ जाए देश के लिए तो दे दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं राण हो जाऊंगी, मतलब कि मैं विधवा हो जाऊंगी, इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे, और आप देश के लिए उसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। इस मेरे पत्र को पढ़ने के बाद में आपका मन थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए, कह रही है। और आगे कह रही है मतलब एकर कोनो जिन माख किया, मतलब इसका माख आप मत करिएगा, मतलब इसका ख्याल मत करिएगा, या फिर इससे इसको लेकर के दुखी मत होइएगा कि मैं जो है अगर मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, और वह जो है अन्न जल के लिए इधर उधर भटकेगी। मैं भटकूंगी नहीं, मैं किसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण, आपकी माता पिता का पालन पोषण, और जो है अपना पालन पोषण कर लूंगी, आप चिंता मत करिएगा। आगे कहती है कि हम तोहरे नौना रटत रटत तोहरे लड़कन का सिय लियब, मतलब हम तुम्हारा मतलब ये बात भी दिलवाती है कि आपके मरने के बाद या फिर आप नहीं आएंगे तो भी मैं जो है किसी और से शादी नहीं करूंगी, और आपके नाम को ले लेकर के आपके मांग जो है आपके जो है आपका नाम लेकर के आपको हमेशा जो है जीवन पर्यंत तक आपके मतलब आपको अपने पति के स्वरूप में देखूंगी, साथ ही साथ आपके लड़कों को जीवन यापन, मतलब आपके लड़कों को पालती हुई जो है जीवन यापन कर लूंगी। मतलब तो हम तुम्हारे नौना रटत, नौना मतलब होता है तुम्हारा नाम रटते रटते हम क्या करेंगे, जीवन अपना सी एल मतलब लड़कन का खेल, सॉरी लड़कन का क्या कर लेंगे, लड़की कह रही है कि मैं तोहरे नौना लेत लेत लड़कन का सी मतलब कि लड़कों को हम बड़ा कर लेंगे, ठीक, पाल पोस लेंगे आपका नाम ले लेकर के, ठीक। और कहते कौनो सूरत बूढ़त बाढ़त हम अपना नैया खेल, कह रहे कि किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में चाहे जो भी परिस्थिति आएगी हमारे सामने, उन सभी परिस्थितियों का हम सामना कर लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे, बस आपका पैर जो है डगमगाना नहीं चाहिए। आगे कहती है पत्नी, आगे और लिखती है, क्या लिखती है कि मुल जौने दिन ताना पौवे हम कुआं की मतलब कुआं इनारा था ही लियब। कह रही पत्नी कि अगर ऐसी कंडीशन आई कि आपको पता चला कि आप पीछे भागे हो युद्ध में, या फिर आप युद्ध में जो है पीठ पर आपकी गोली लगी हुई है, तो उसी दिन क्या होगा, जब मूल जौने दिन ताना पौवे, मतलब जिस दिन किसी ने कह दिया कि आपके पति जो है तो मतलब कायर थे एक प्रकार से, तो जिस दिन ये बातें हमारे सामने आई उस दिन कुआं में या फिर किसी नदी में मैं कूद करके अपनी जान दे दूंगी, तोहरे नौना का गारी सुन हम गढ़ही तारा था ही लियब। मतलब अगर जिस दिन तुम्हारे नाम को कोई गाली देगा, मतलब तुम्हारा नाम जो है झुक जाएगा, मतलब आप पता लगेगा कि आप युद्ध छोड़ करके भाग आए हो, या फिर युद्ध में जो है आपने प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाए हो, तो अगर यह कंडीशन आई तो चाहे मैं कुआं में कूद करके अपनी जान दे दूंगी,
चाहे क्या करूंगी, जिस दिन मैं इस जो है आपकी गाली किसी के मुख से सुन लूंगी कि आपको कोई गाली दे रहा है, उसी दिन हम क्या करेंगे, गढ़ही मतलब किसी गढ़ा में या फिर तारा मतलब किसी तालाब में क्या करेंगे, था हीलियम मतलब कूद करके अपनी जान दे देंगे, मतलब प्राण हत्या कर लेंगे। ओके, आगे कहती है पत्नी, आगे कहती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहती है, कहती है कि चैतू कुहार का बड़का बेटुआ जौन फौज में गवा रहा। चैतू कुहार नाम का एक व्यक्ति है, और कह रही पत्नी कि चैतू कुहार का बड़का बेटवा जो फौज में जो है गवा रहा, तो कह रही है, वह बताती है कि चैतू कुहार का जो बड़ा लड़का है जो सेना में सिपाही था, लड़ाई लड़ने से डर करके बहाना बना करके बहुत पहले भाग आया था, जबकि उसे किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो है वो भाग आया था बहाना बना करके, तो उस प्रकार से आपको नहीं आना है। चैतू कुहार का बड़कवा बेटवा जौन फौज में गवा रहा, तो फौज में चैतू कुहार का लड़का जो बड़ा वाला लड़का था वो गया था, छुट्टी आवा ओढ़र कई कई, मतलब छुट्टी पर भाग आया था, ओढ़र करके मतलब उसको कोई जो है चीज नहीं थी, एक ओढ़र बना करके, मतलब एक कारण, ओढ़र मतलब होता है कारण, तो एक कारण कोई बना दिया कि हमारा जो है कुछो भवा, मतलब वो करे कुछो भवा ना रहा, मतलब कुछ उसको हुआ नहीं था, कोई तबीयत तबीयत नहीं खराब थी, कोई बताया कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, फिर कोई तबीयत खराब है, कुछ ओढ़र किया कि घर पे जो है हमारी माता बीमार है, इस प्रकार से ओढ़र, ओढ़र मतलब होता है कारण, तो मतलब छुट्टी आवा ओढ़र कई कई, वो करे कुछो ना भवा रहा, मतलब उसको कुछ हुआ नहीं था, कुछ कारण करके फर्जी में भाग आया था। तो जब तलक रहा कुल डेबरा भय, मतलब जब तलक रहा कुल डेबरा भय, बस वो करे पीछे लाग गवा, उबिया यन ताना मारी सबय, एक दिन चुप्पे से भागी गवा, मतलब जब तक वो गांव मारा, जब तलक रहा कुल डेबरा भय, मतलब जितने भी गांव के लोग थे जब तक वह था, मतलब चैतू कुहार का जो बड़का लड़का था, जब तक वह था तब तक जो है सभी लोग उसके पीछे लग गए, मतलब उसको ताना मार मार करके, ये भागाया जो है, ये ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार की, कि मतलब वो भी फौज में था और उसी समय युद्ध चल रहा था, तो चैतू कुहार का बड़का लड़का था वो भाग आया था, तो इसीलिए गांव वाले उसको ताना मार मार रहे थे। तो उब यानी जब वो उब गया ताना से, जब ताना से उब गया तो एक दिन चुप्पे से क्या कर लिए, भाग गया। अब चुप्पे से भाग गया, उसके आगे सुनो का बात हो रही है, आगे लिख रही है, आगे का लिख रही है, आगे लिख रही है भैया कि सब कहन की सरऊ अब तब, मतलब अब तक तो बस बैठे खात रहा, कह रही है कि मतलब जब फौज वाले होते हैं, तो फौज में जब युद्ध नहीं रहता तो आराम से, तब गांव वाले कहते हैं कि जब युद्ध नहीं था तब तक फौज में बैठ के आसानी से बैठ के खा रहे थे, सरकार का खाना खा रहे थे, फौज का खाना खा रहे थे, तो सब कहन की सरऊ, मतलब सरऊ गाली प्रकार से गांव की एक गाली होती है जो बड़े लोग छोटे लोगों को देते हैं कि हाँ सरऊ ससुरऊ, इस प्रकार से गांव में अवधि में बोला जाता है कि सरऊ तुम्हें अब हिया हो, तुम्हें पटक के मारब, इस प्रकार से ससुरऊ तू कहाँ गए रहा है, सुबेरन से दिखाई नहीं पड़ते हो, साइकिल नहीं है बाजार जाए के हमें, इस प्रकार से जो है गांव में भाषा बोली जाती है अवधि में। तो वही अवधि भाषा का प्रयोग करके जो है लोग कहते थे गांव में उसको, चैतू कुहार के बड़के लड़के को, कि सब कहन कि सरऊ अब तक तो बैठे खात रहा, सरऊ इधर आओ तू, और अभी तक तो बैठ के जो है हुआ फौज में खात रहे हो, लेकिन अब जब काम आवा फौज में, बढ़िया काम आवा, मतलब कि जब युद्ध करने की बात आई, जब भारत देश पर संकट है, तब छोड़ करके भाग गए। इसी बात पर जैसे कि एक जो है एक, अगर पक्षियों से पूछा जाए, अगर पक्षियों से पूछा जाए कि जो है एक पक्षी है, एक बहेलिया की मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, एक बहेलिया है, एक बहेलिया एक पक्षी से पूछता है कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात तो तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास, तो पंछी बड़ा प्यारा सा जवाब देता है कि फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पात, और यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। तो यहाँ पर एक विशेष में सारी बातें लिख सकते हैं। तो कहते मतलब यही बातें, देखो पंछी जो है इस प्रकार की भावना रखती है अपने देश के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति, जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं हुआ, हृदय नहीं हुआ पत्थर, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो ये सारी बातें जो है इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं। तो जो है जब पंछी पशु पक्षी इस प्रकार की भावना रखते हैं, तो जो चैतू कुहार का बड़का लड़का है, तो जब तक तुमको जो है वहां पर खाना मिल रहा था, खाना खा करके जो है खूब मजे किए, लेकिन जब युद्ध की बात आई तो भाग काहे के लिए आए, इसीलिए गांव वाले उसको जो है हीन भावना से देखते हैं और हमेशा ताना मारते रहते हैं। कुलत्यु अकड़िन के चलत रहा, गदहा अस लदा दिखात रहा, मतलब वहां पर जब थे तो मतलब एक प्रकार से खूब खायो और खूब घूमे, इस प्रकार से तमाम सारी चीजें तमाम गांव के लोग जो हैं बताते हैं उसको, तमाम प्रकार के भगोड़े सैनिक कहते हैं, तमाम प्रकार की जो है उपमाएं उसको दिया करते हैं, पूरा गांव उसके पीछे लग जाता है, सभी लोग उसको जो है तमाम प्रकार के ताने देते हैं और कहते हैं कि बहुत तमाम प्रकार के लोगों ने धिक्कारा, और जब जो है फौज में रहे तो बहुत बढ़िया बढ़िया माल काटे हो तू, लेकिन अब भाग करके आ गए हो, और हर समय और हमेशा आकड़ कर चलते थे, खूब चर्बी लदी हुई थी तुम्हारे देह पर,
लेकिन जब देश सेवा का अवसर आया, जब देश में जो है संकट आया, तो तू कायरों की तरह छुट्टी लेकर के भाग काहे के लिए आयो। इस प्रकार से कहते हैं कि जब काम पड़ा तो कायर छुट्टी लेके धरे मतलब घरे सिधाए दिया। कहते हैं कि जब तो मतलब कुछ काम नहीं था, तो वहां पर बड़े अकड़ से फौजी का ड्रेस पहन के और मतलब घूम रहे थे। लेकिन जब वहां पर युद्ध छिड़ गया, जब काम पड़ा तो कायर छुट्टी ले घरे सिधाए दिया, मतलब घरे पे चले आयो। महतारी के कुखिया और गौना के दाग लगा दिया, मतलब अपनी माता के कोख पर दाग लगा दिया। और जो है गौना मतलब होता है गांव में दाग लगा दिया, मातारी के कोख बर्बाद कर दियो, मतलब कि बेकार कर दियो। मातारी जो है लज्जा से शर्म झुक जाता है। जब किसी का लड़का जो होता है नालायक निकल जाता है, तो उसकी माता बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसका पिता परेशान होता है। वह किस गांव से बिलोंग करता है, उस गांव का जो है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो नीचे गिर जाती है। तो वही लोग कह रहे हैं गांव के। ओके, आगे और देखो भैया, आगे और बातों को देखिएगा, बहुत ही जो है मजेदार कविता है। और यहाँ से एक ना एक जो है पंक्तियां लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये जरूरी था इसलिए हमने ला दिया। इसी प्रकार से हर एक कविताओं की व्याख्या आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होगी, बस आप लोग जो है थोड़ा साथ दीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे वीडियो में लाइक्स ज्यादा होनी चाहिए और कमेंट्स आप लोगों के आते रहने चाहिए जिस प्रकार से वीडियो हो। ओके, चलो देख लेते हैं आगा। अब ऐसो का सनेस सुन लिहा, ओने कई कोखिया बरत है, वनहु के रोवत रात दिना तोहरे बिन अखिया झरती है। मतलब कह रही है, आगे कह रही है, क्या कह रही है कि जो है आपने क्या कर दिया, इसीलिए जो है यहाँ शीघ्र वापस चले आओ, अन्यथा क्या कर दो, तमाम प्रकार की चीजें। मतलब अब अय्यो का सनेस, अब अय्यो का सनेस सुन लिया, वनहु के कोखिया बरती है, वनहु के रोवत रात दिया, तोहरे बिन अखिया झरती है। मतलब अय्यो मतलब होता है कि अपनी अम्मा के। ठीक, तो अब अय्यो के जो है कि एक संदेशा सुन लियो। का संदेशा है अय्यो के, कि अब अय्यो का संदेशा सुन लियो। अय्या मतलब होता है दादी माँ, फिर उनकी अम्मा। ठीक, सनेस मतलब होता है सनिया, कोखिया मतलब होता है कुअक। समझ में आई बात। तो कह रही है पत्नी कि अब जो है, अभी तक तो सारी बातें हमने आपको समझाया कि क्या क्या आपको करना युद्ध में, भाग करके नहीं आना है। हमने अपनी बात बता दी, लड़कों की बात बता दी, लेकिन आपके अम्मा जी की माता जी की बात नहीं बताई। तो कह रही है कि अब अय्यो का सनेश सुन लिया थोड़ी सा, मतलब अब माता जी का थोड़ा संदेशा सुन लो। और नहु के कुखिया बरती है, मतलब उन्हों की जो कोख है, बरत मतलब कि एक प्रकार से आपको याद बहुत ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा मोह कर रही है आपसे। ठीक, और नहु के रोवत रात दिना तोहरे बिन अखिया झरती है, मतलब आंख जो है, आंख से झरने के भांति जो है पानी गिर रहा है, मतलब कि जो है मतलब रो रही हैं आपके दुख में, आपको याद कर करके। उनहु का रोवत दिन रात, मतलब दिन रात रोती हैं। इस प्रकार से उनकी आंखों से नैनों के जो है मतलब जो है नैनों से उनके जो पानी है वो गिर रहा है झरने की भांति। इस प्रकार से लिखते हैं आंध्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी। आगे है कि मुल्क कहाती है बेटवा, हमार जो रन जीते तो धन्य हुआ, मतलब कि तब भी वो आपकी जो माता जी हैं वह कह रहे हैं कि अगर मतलब, लेकिन ये सब बात थोड़ी छोड़िए कि हाँ हम ठीक हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मोह लगती है माता जी कह रही तो तुम्हारी फौजी से, लेकिन फिर भी मुल्क कहात यह है बेटवा, हम माता जी कह रही है, मतलब दादी माँ कह रही है कि ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ तो इस पर ध्यान मत देना। मुल्कात बेटवा, हमारा अगर जो है हमारा लड़का जो है अगर फौज में जो है रन जीत लेता है, रन मतलब होता है रण, अर्थात जो युद्ध हो रहा है, अगर वो वहां जीत लेता है तो हम धन्य हो जाएंगे, मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा हमको, हम धन्य हुअब, धरती माता की खातिर जो जूझत बीते तो धन्य हुअब। मतलब धरती माता की खातिर अगर हमारा बेटा जो है अगर न्यौछावर भी हो जाता है तो हमारा जीवन जो होता है वो सफल हो जाता है, मैं धन्य हो जाऊंगी। इस प्रकार से उसकी माता की भावना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इस पंक्तियों में माँ की ममता और विश्वास को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। पति के प्रति जो है पत्नी का विश्वास अकंप और दृढ़ है, इस हृदय की विभंजना की गई है। साथ ही साथ गांव का अस्त व्यस्त और मस्त जीवन भी मुखरित हुआ है। तमाम प्रकार की चीजें बात कही गई काव्य पंक्तियों में। इसमें ओज और माधुर्य गुणों की क्या है जो है चीजें दिखाई पड़ती, ओज और माधुर्य गुण दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे देखो, आगे कह रही है, आगे क्या कह रही माता जी, आगे कह रही माता जी, इसको भी देखिए कि तू जीत जात के घर मतलब तू जीत जात के घर आईबा, हमारे मन का विश्वास यह है। और माता जी कह रही है कि हमारे मन को विश्वास है कि तुम जो है मतलब अपने लड़के से कह रही फौजी से कि तुम एक ना एक दिन जो है रण को जीत करके आओगे, मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करके आओगे। दसवा अपने जीते आखिर ही, मतलब कह रही है माता जी कि अपना ही देश जीतेगा, कि कण कण का विश्वास है, मतलब एक कण कण के बातें, मतलब जो इंडिया में जो सारी चीजें मतलब भारत के जितने भी लोग हैं कण कण में जो है जैसे
ईश्वर व्याप्त है, उसी प्रकार से कण कण में ये चीजें हैं कि अपना ही देश जीतेगा। इस प्रकार से करिए, मतलब दसवां अपने जीते, आखिर ई कण कण का विश्वास है, मतलब सभी लोगों को यह विश्वास है कि अपना ही देश क्या होगा, जीतेगा। ये सभी लोगों को विश्वास है। आगे देखो, आगे और कुछ बातें कह रही है माता जी। आगे देखो, आगे है कि छटकवा जाग के रोवत बा और जो है बोकरी बांधी मिमियाती है। बकरी, बोकरी मतलब होता है बकरी, तो बकरी जो है वो बांधी है, मिमिया रही है, ठीक, मतलब बोल रही है। और छोटकवा लड़कवा जो है वो रो रहा है, उसको दूध पिलाने के लिए जो है मतलब जो है दूध पिलाना है, वो रो रहा है। मतलब और बताती है आगे, जो स्त्री है पत्र में लिखती है कि माता जी ने आपकी ये सारी बातें कह दी, अब जो है आपकी कंडीशन सुनो, अब क्या हो रही उसके बाद में। फिर छोटकवा जाग के रोवत बा और बोकरी बांधी मिमियात है, मतलब जो बकरी है वो खूंटे में बांधी हुई है और खूंटे में बांध करके वो मिमिया रही है, और मतलब अपने प्रकार से आवाज कर रही है कि चारा लाओ बोल रही है। और छोटका लड़का कह रहा है कि मुझे दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, वो इस प्रकार से अपनी आवाज में रो रहा है। साथ ही साथ हम चिट्ठी लिखत ही है, और हम जो है चिट्ठी लिख रहे हैं इस समय, हम चिट्ठी लिखत ही है, और अमाहुर कुकुर रसोईया खाती है, मतलब वह मुर, ठीक, मतलब वह मुर मतलब वह तरफ, हम इस तरफ चिट्ठी लिख रहे हैं, और उस तरफ बगल में रसोईया माँ कुकुर जो है वो क्या कर रही है, वो खा रही है, मतलब जो रसोई में खाना रखा हुआ है उस खाने को कुत्ता जो है वो खा रहा है। आगे लिख रही हैं कि अब चली जहां देखी ताकि तुरंत से आशीर्वाद दिया। कह रही है पत्नी कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप युद्ध के मैदान से ही हमको आशीर्वाद दे दीजिएगा, और अब मैं चल रही हूँ जो है तनी छोटके बच्चों का दूध, मतलब छोटके लड़के को दूध पिला दे, और बकरी बांधी उसको भी हम चारा दे दे। ठीक, उसके बाद में कहती है कि हम पांव छुई यह चिट्ठी से तुरंत से आशीर्वाद दिया, कि हम इसी चिट्ठी से आपके पांव को छू रहे हैं, आप मुझको आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये है भारतीय नारी की संस्कृति, ये है भारतीय नारी की परंपरा, ये है भारतीय संस्कृति कि एक स्त्री जिसका पति फौज में है, वह अपने समस्त विरह वर्णन को, अपने समस्त विरही अवस्था को भूल करके अपने देश के प्रति झुकाव रखती है, और अपने देश के प्रति वह आगे बढ़ने की कामना करती है। और उसकी एक जो है माता है, वो माता क्या कहती है कि हमारा देश ही जीतेगा, और मेरे कोख पे कलंक मत लगाइएगा, अपने बेटे से कहती है। और मुझे विश्वास है कि मैंने आपको जितना दूध पिलाया है उस दूध की सौगंध है तुमको, तुम वहां से लौट करके नहीं आओगे, और तुम युद्ध के मैदान से विजय प्राप्त करके आओगे। इस प्रकार से एक माता सोचती है, एक पत्नी सोचती है। इसी प्रकार से सारी बातों को आप देखते हैं, ये है भारतीय नारी की परंपरा और भारतीय नारी की संस्कृति। इसीलिए जो छायावाद के कवियों ने नारी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है, नारी एक लक्ष्मी का अवतार है। नारी जो होती है, नारी से घर संपन्न होता है। जिस घर में स्त्रियां नहीं होती, वह घर जो होता है एक प्रकार से वनवास के समान होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो, तो इसी प्रकार से वह स्त्री कहती है कि अब चली चाहो देखी ताकि तू रन से आशीर्वाद दिया। और भारतीय नारी की परंपरा को उद्धात करते हुए, भारतीय संस्कृति के प्रति इंगित करते हुए, कविवर जो है गजलकार और आधुनिक अवधि के प्रणेता जो है आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी कहते हैं कि जो है कहते क्या कहते हैं, भारतीय नारी की परंपरा को उद्घाटित करते हुए, भारतीय संस्कृति को जो है उजागर करते हुए लिखते हैं कि चिट्ठी के माध्यम से वह पांव छू रही है अपने पति की। तो पतियों की अर्थात पति को परमेश्वर मानने की परंपरा का यहाँ पर पालन किया गया है। तो हम पांव छुई है चिट्ठी से, तो रन से आशीर्वाद दिया, अर्थात आप युद्ध के मैदान से आशीर्वाद दीजिएगा, मैं यहाँ से चिट्ठी के माध्यम से आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से वो प्रणाम, कैसा प्रणाम, साक्षात दंडवत, मतलब पांव छुई थे आपके, ठीक, पांव छू करके प्रणाम कर रही हूँ। आगे देखो, आगे देखो, आगे और कविता में आपका है, जल्दी भागा नाही तो खुरपा लाल करब और दाग देव, और जौन सजा होई, मतलब और जौन सजा होई हम अपने गवर्नमेंट में बांट लेब। संझा भई तपता कई बैठा सब तोहरे चर्चा खोली थे, कुछ बड़ा बहादुर काहे मुला, कुछ तबो फुकाही बोला थी। मतलब यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो है, यहाँ पर बात क्या कही गई है, यहाँ पर बात कही गई जल्दी भागा नाही तो, मतलब कह रहे कि अगर मैं अभी जल्द नहीं जाऊंगी अगर यहाँ से चिट्ठी लिख करके, तो क्या होगा, जल्दी भागा नहीं तो खुरपा लाल करब और दाग दियब, और जवन सजा होई हम अपने गवर्नमेंट में बांट लियब। अभी किसको कह रहा है कि जल्दी भागा, ये जो उसका कुहार का लड़का आया है
उसी कुम्हार के लड़के को जो है लोग कह रहे हैं गांव के जो वहां पर बैठे हुए हैं कौरा के पास में तप्ता के पास में, संझा भय तप्ता का बैठा सब तोहरे चर्चा खोली थे, मतलब तुम्हारी चर्चा सब लोग कर रहे हैं और तुम्हारी चर्चा करते हुए जो उसका चैतू कुहार का जो लड़का बड़का था फौज में था, फौज छोड़ करके भाग आया था, उसको कह रहे हैं कि तू जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो क्या करेंगे, जल्दी भागा नहीं तो खुरपा लाल करब और दाग दिए। खुरपा लाल करब मतलब होता है, खुरपा एक जो है यंत्र होता है, लोहे का यंत्र होता है, जिससे क्या कहता था धान की निराई करी जाती है। धान की निराई करने वाले खुरपा को आग मर कह रहा है कि मतलब गांव के लोग करें कि उसको मैं लाल कर दूंगा, लाल करने के बाद में दाग देंगे। दागने की प्रथा होती है कि निशान बना देते, तो वही जो है जलता हुआ खुरपा यानी लोहा जो होता है बहुत ज्यादा गर्म लोहा जो लाल लाल लोहा होता है, उसी लाल लाल लोहे से तुम्हारे जो है शरीर पर मैं निशान बना दूंगा, उसी को दागने की प्रक्रिया कहते हैं। जल्दी भागा नहीं तो खुरपा लाल करब और दाग दियब, और जो सजा मतलब और जौन सजा हुई हम अपने गवर्नमेंट में बांट लियब। सभी लोग कह रहे हैं कि जोनो सजा हुए कि आप जो है फौज में हैं, फौज में है तो मतलब उससे कोई मतलब नहीं, मैं गवर्नमेंट के पास या पुलिस के पास वैसे अपने चला जाऊंगा सरकार के पास, कि जो सजा होगी मैं हम ही लोग आपस में सब बांट लेंगे और सजा को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अगर इस समय आंखों से हमारे तुम ओट हो जाओ। आगे कहती है स्त्री लिखती है कि संजा भाई तब तक बैठा सब तुम्हारे चर्चा खोली थी, मतलब शाम का समय हो चुका है और सभी लोग जो है तप्ता के पास पहुंच चुके, ठंडी का महीना है, सभी लोग आप एक चर्चा जो है छेड़ रहे हैं। कुछ बड़ा बहादुर मतलब कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा बहादुर कह रहे हैं, कहे मुला कुछ तबाहू फुकाही बोला थी, मतलब कुछ लोग जो है भौकाल छोड़ रहे हैं, मतलब भौकाल मतलब कि झूठे बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ करेगा, अरे भैया बहुत ज्यादा वीर है, भैया एकदम से अर्जुन के समान है, कि मतलब एक कई गोली से 4 आदमी को गिरा देते हैं, बहुत सारे मतलब भौकाल मारने वाले गांव में होते हैं कि मतलब भौकाले मारते रहते हैं, तो वो सारी चीजें बता रही है। आगे कह रही है, आगे कह रही है स्त्री, क्या कह रही भैया, आगे स्त्री कह रही है कि देखो, आगे स्त्री कह रही है कि चाहे तू हमारी मगिया का गीले सिंदूर पछुआई दिहा, मुल बैरी आंखें से देखा ओका जिन बच के जाए दिहा, मतलब कोई जो है शत्रु जो है बैरी जो है वो बच करके नहीं जाना चाहिए। मुल बैरी अखिया देखा मतलब अपने आंख से अगर किसी दुश्मन को देख लेना तो उसको मतलब बच के जाए ना दिहा, मतलब कि उस जो है उसको मार देना, मतलब उसको जो है छोड़ना मत। ठीक, चाहे तू हमारी मंगिया का गीले सिंदूर पोछ दिया, मतलब अभी ताजी ताजी शादी हुई है और जो है मेरा जो है सिंदूर चाहे पोछ ही जाए, मतलब मेरा सिंदूर गीले सिंदूर जो है खत्म हो जाए, अर्थात जो है आप जो है आपका प्राणन तो हो जाए, मतलब आप जो है चाहे न्यौछावर हो जाए, मतलब आपका जो है देहांत हो जाए, उससे नहीं मतलब मैं अपना जो है गीले सिंदूर पोछ लूंगी, लेकिन एक भी दुश्मन जो है बच के नहीं जाना चाहिए, ये कहती है स्त्री। आगे कहती है कि जीते जी अपने पुरखन के माथा मा दाग लगाया जिन, मतलब अगर आपने अपने जीते जी अपने पुरखन का जो है जीवन पर दाग लगा दिया, मतलब अगर छोड़ करके युद्ध में भाग आए, तब तक जब तक दुश्मन ना भाग जाए तू घर लौट के आया जिन, मतलब अगर आप एक भी दुश्मन अगर बचा रह गया और आप उससे पहले घर पर लौट करके चले आए तो समझ लीजिएगा कि आप अपने पुरखन मतलब अपने जो है जो आपके दादा परदादा है उनके माथे पर दाग लगा दिया आपने, मतलब एक प्रकार से कलंक हो गए, आप बहुत गलत कर दिया इस प्रकार। उसके बाद में आगे है, आगे कह रही है, आगे कह रही है पत्नी जो है कि बात छिड़ी लड़ाई दुश्मन से, कुल गली गांव में चर्चा भाव देशवा पर अपने विपत परी, कुल ठाव ठाव में चर्चा भाई हमने बता दिया ना, तो वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे फिर वही जो है पंक्ति दोहरा गई है कि मतलब देश पर जो है विपत्ति आ चुकी है, देश संकट में है, युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इस समय देशवा पर जो है विपत्ति पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप वहीं पर रहेंगे, युद्ध करेंगे। आगे लिखा है, आगे लिखा है कि एक दिन देलूपुर की बाजार में बड़ी करारी सभा लाग, देलूपुर की बाजार लगती है जहां पर, वहां पर एक बड़ी करारी जो है मतलब बहुत जो है सभा लगी थी, बहुत सारे लोग वहां पर थे। उसके बाद में क्या हुआ, अय्या गए रहन बताइन है बड़ मनइन पैसा मतलब रहे मांगी, मतलब वहां पर जो है बहुत सारे मतलब लोग बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए हैं, और अय्या मतलब वहां पर दादी माता गई थी तो वहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक, ये कह रही है कौन, तो ये कह रही है स्त्री। आगे कह रही है क्यों कहन खून यापन दे दिया, मतलब कह रहे हैं कि सभी लोग सबसे पैसा मांग रहे हैं, चंदा वसूल रहे हैं कि देश के प्रति जो है लगाया जाए और देश के सैनिकों के प्रति जो है सारी चीजें खर्च करी जाए। क्यों खून मांग रहा है, कोई खून मांग रहा है, कोई अपना खून दे रहा है, क्यों कहन की ध्या मतलब गहना पाती, कोई अपना गहना दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, क्यों कहन की दुश्मन चढ़ा आज रौंदत बा दसवा के छाती, मतलब कोई कह रहा है कि दसवा पर जो है मतलब देश पर बहुत ज्यादा विपत्ति आ चुकी है
और देश इस समय संकटग्रस्त है। इसी प्रकार से कोई स्त्री अपना गहना उतार के दे रही है, कोई खून दे रहा है, जिसके पास खून है, कोई पैसा दे रहा है, मतलब जिसके पास जो भी उपकरण मौजूद है वह उपकरण उसको दे रहा है। आगे बातें दिखती है, आगे लिखते हैं आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी। आगे लिख रहे हैं और स्त्री लिख रही कि मतलब लास्ट में लिख रही है कि हम अही भले मेहरारू मुल हमरो दहिया गए फर्राए, कि मतलब मैं भले ही एक औरत हूँ, भले ही एक मेहरारू हूँ, मतलब औरत हूँ, लेकिन हमारे जो है देह के मतलब शरीर के एक एक रोए खड़े हो गए हैं। हम दांत पीस के बोले तो छोटकौआ बेटौना का डराए, मतलब हम दांत पीस करके बोले तो छोटका लड़का था वो मतलब डर गया, और हमने जो है एक प्रकार से जो है मेरे अंदर से एक प्रकार से भावना हुई कि हाँ देश के प्रति चाहे जो आएगा मैं लड़ूंगी इस समय। अगर गर्मी चढ़ गई सगरी दहिया माँ और पसीना छूट गवा, आधिन मंगिया हम भरे रही भुइये गिर शीसा फूट गवा। मतलब कि कह रही है कि हमारे अंदर जो है जब ये सारी चीज दादी माता करके वहां से बताई कि देलूपुर बाजार में जो है सभा लगी थी, सभी लोग बता रहे हैं कि देशवा पर देशवा की छाती जो है मतलब देश पर बहुत ज्यादा संकट है और युद्ध में दुश्मन लोग जो है ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो मैं जो है जब दादी माता ने तुरंत बताया, तुरंत हमारे जो है शरीर के सारे रोए खड़े हो गए, और मैं मेहरारू मतलब औरत होते हुए भी एक प्रकार से युद्ध करने की जो है भावना मेरे अंदर जागृत हो जाती है। और हम दांत पीस करके खूब तेज से जो है बोली कि मतलब आप चाहे जो आ जाएगा मैं ही युद्ध करूंगी। तो छोटका जो लड़का था वो डर गया मेरी बातों को सुन करके, साथ ही हमारे शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी आ गई कि जो है पसीना हमारे शरीर से निकलने लगा। और साथ ही साथ मैं श्रृंगार की अवस्था में थी, श्रृंगार कर रही थी, शीशा मेरे सामने था, मैं शीशा देख करके श्रृंगार कर रही थी, मांग में सिंदूर लगा रही थी, आधी मांग भरी हुई थी मेरी, और शीशा जो है मेरे हाथ से छूट गया। जितनी मैं जैसे ये बात सुनी कि हमारे देश पर दुश्मन जो है एकदम से अधिकार कर रहा है, हमारे देश की छाती पर दुश्मन जो है मतलब छाती को रौंद रहा है, मतलब कि हम देश जो है अपना जो है हार रहा है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब देश बहुत ज्यादा संकट में है। तो वो चीजें जब उसकी दादी मतलब उसकी जो है सास बताती है, मतलब उस फौजी की माता जी बताती हैं, तो कह रहे हैं कि आधिन मंगिया भरे हम भरे रही भुइया गिर शीसा फूट गवा। आगे बस इतनी चीजें, और यहीं पर आपकी कविता जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपने समझा, ये कविता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि गांव के अलाव के पास मतलब तमाम प्रकार की चीजें, जहां पर जिन पंक्तियों में सारी चीजें पूछेंगी आप उसको विशेष में बता सकते हैं। और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार किसी में नारी के प्रति जो है बहुत ज्यादा जो है प्रतिष्ठित बातें करी गई है। साथ ही साथ पति को परमेश्वर के रूप में देखने की जो है उदात्त भावना का जो है प्रदर्शन किया गया। तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर जो है प्रदर्शित हो रही हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो में अगर आप नए जुड़े हैं तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से अन्य कविता की जो त्रिलोचन शास्त्री वगैरह की जितने भी हैं, मोला वगैरह से जितने भी आपके 12वें संकलित हैं, सभी पर वीडियो जल्द ही आएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।